स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस एक्स का स्टारशिप का इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट फिफ्थ नंबर जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट था, ये हुआ 2024 को 10-13 को हुआ, यानी अक्टूबर में 13 तारीख को हुआ। यूएस का टाइम यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के हिसाब से करीब 12:25 हुआ हमारे पास, मतलब लगभग शाम के 6 बजे लॉन्च हुआ। मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, काफ़ी अच्छा लाइव स्ट्रीम चला। और ये लॉन्च लाइसेंस जो है इसका बहुत लास्ट मोमेंट पे क्लियर किया गया। ये ऐसा नहीं था कि हम लॉन्च करने वाले, मतलब किसी को श्योर नहीं था, बस कर दिए। तो ये काफ़ी मतलब एकदम एज पे आया। और उसमें अलग चल रहा है कि एफएए के साथ क्यों धांधली हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब अलग तांडव है। अब रहा बात कि टेक ऑफ कैसा था। टेक ऑफ एकदम स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि पिछले वाले टेक ऑफ में हमने देखा इंजन फेलियर हुआ था। टेक ऑफ तब भी किया, और मल्टीपल इंजन आउट रिडंडेंसी है इस सिस्टम में, यानी कि एक इंजन के बोल जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 इंजन तक ये संभाल सकते हैं। तो इसीलिए पिछला वाले में कैंसिल नहीं करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे वही हुआ कि सारा इंजन सही सलामत चला, तो दैट इज गुड। और डिटैचमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर जो कैच किए, कैच कर लिए, ये बहुत बड़ा बात था, क्योंकि ये आइडिया मतलब साइंटिफिकली वायबल है, लेकिन इंजीनियरिंग वाइज मैं क्लियर, फिजिक्स इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इसका इकोनॉमिक्स सही है, फिजिक्स बम बम है, इंजीनियरिंग सही नहीं है। तो इंजीनियरिंग में ये करके दिखा देना, ये बहुत बड़ा बात है, और ये फर्स्ट ट्राई है। मतलब आप ठंडे दिमाग समझो कि हम कहे, हम ट्राई किए और ये हो गया। ये बहुत बड़ा बात है कि फर्स्ट ट्राई में कर लिया। दूसरी बात, री एंट्री जो है उसमें हीट शील्ड फेलियर हुआ, लेकिन उसमें भी नेविगेशन उनका बम बम टेस्टिंग हो गया कि हम यहाँ पे री एंट्री कराएंगे, डैमेज होने के बाद भी वहीं पे री एंट्री किए, यानी कि इनका जो ऑन बोर्ड नेविगेशन है वो अति बम बम है। तो अच्छा रहा, मतलब कि ओवरऑल काफी अच्छा रहा, और ये तो मतलब हिस्ट्री बन गया है, क्योंकि ये बोल रहा है, कहना अलग बात होता है, करके दिखा देना कैसे मतलब पच नहीं रहा है, अनपच वाला बात हो गया, भाई ऐसा कैसे हो गया। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट समझिए कि IST-5 जो था ये लास्ट हो रहा है रैप्टर का मार्क 2 का। रैप्टर को अब रिटायर किया जाएगा, मार्क 2 को मार्क 3 वाले में यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सोच रहा था कि इतना डिले हुआ तो मे बी रैप्टर 3 में अपडेट कर दें, बट नहीं किए। ठीक है, ये जो भी होना था, जो भी आपको परफॉर्मेंस दिखा, ये मार्क 2 का था, मार्क 3 में अलग है। तो मार्क 3 में आपको क्या मिलेगा? मार्क 3 में आपको ये 7% उसका वजन हल्का है। अब 33 इंजन बूस्टर है। हर बूस्टर अगर 7% हल्का हो जाए तो असर पड़ेगा, वो हो जाएगा। प्लस थ्रस्ट के मामले में 21% थ्रस्ट बढ़ जाएगा। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें फ़र्क ये पड़ता है कि कितना स्पीड से ये थ्रॉटल अप कर सकते हैं, वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, इंजन फेलियर होने में बाकी सबको कितना अपने आप को स्ट्रेस करना पड़ेगा, वो भी कम रहेगा। यानी कि इंजन फेल हो गया, पता भी नहीं चलेगा। मतलब सब इंजन है, सब इंजन एकदम बढ़िया चल रहा है। इंजन अगर एक फेल आउट होता है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब थ्रस्ट, इनको जितना ज़्यादा थ्रस्ट निकाल पाएँगे कम इंजन से, उतना उनके पास ज़्यादा रिडंडेंसी रहेगा, और ये लैंडिंग के टाइम में बहुत बढ़िया काम करेगा। और ये बूस्टर को जो कैच करना है, जो इन्होंने दिखा दिया कि सर जाके हम पकड़ लिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बात है इसके लिए, रीयूजेबिलिटी के लिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। भले ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखते हो फाल्कन 9 को ये ड्रोन शिप पे लैंड कराते हैं, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि समुद्र में जाने वाला कोई भी एसेट, चाहे वो आपका शिप हो, ड्रोन हो, बुई हो, ये सब बहुत ज़्यादा महँगा होता है। उस सबका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से लेके रनिंग कॉस्ट तक जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो मतलब आप सोचोगे कि रॉकेट है, आ जाएगा, पता चला रॉकेट का दाम ट्रिपल हो गया, क्योंकि सिर्फ ये बोट का खर्चा इतना आ रहा है। तो ये सबको समझ में आ गया कि अगर आपको बार-बार रॉकेट को रिकवर करने के लिए बार्ज भेजना पड़ रहा है, बार्ज को लाना पड़ रहा है, उसमें कई बार हो रहा है खराब वेदर के कारण लुढ़क जा रहा है, या समझ रहे तांडव हो रहा है, तो एंड में हिसाब ये है कि ये लॉन्ग टर्म वायबल नहीं है। आप करने का कर सकते हो, कर लिए, लेकिन एक होता है ना कि अगर हम मार्क 2 बनाएँगे तो क्या उसमें सुधारेंगे? यही होगा कि कहीं भेजना नहीं है, इसे वापस लाओ। तो बोले वापस लाने में पेनल्टी, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप थ्रस्ट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा प्रोपेलेंट अपने पास रखना पड़ेगा कि आप मतलब जो सेकंड स्टेज को पुश करने की जगह पे अपने पास, नहीं सर ये मेरा रिजर्व अमाउंट है, इससे मैं स्लो डाउन करूँगा और वापस जाऊँगा। तो वो पेनल्टी है, लेकिन अगर वो आप भर पाते हो तो आपको लैंडिंग गियर नहीं डालना पड़ता है बूस्टर में, कि भई ये जो टांग-ऊँग है, ये सारा लैंडिंग गियर खत्म, वज़न हल्का हो गया। दूसरा, समुद्र में जाने वाला जितना एसेट है, जितना उसके लिए मैरीटाइम लाइसेंस चाहिए, जितना उसका पेपर वर्क चाहिए, ब्यूरोक्रेसी चाहिए, सब खत्म। सर ये जहाँ से जा रहा है वहीं लैंड कर जाएगा। काम खत्म सर, डिस्कशन ही नहीं है। और ये आप देखे होंगे, लाइव देखे, ये कुछ मिनट का काम है। ऐसा नहीं कि लॉन्च किए, फिर वो जा रहा है, फिर लैंड करेगा, फिर उसको हम धीरे-धीरे लाएँगे। ना जी ना, गया, आ गया, आधा घंटा, काम खत्म। खत्म सर।
हो गया, पहुँच गया, जहाँ जहाँ उसे आना था वहाँ पहुँच गया। तो ये मतलब अगर आप रनिंग कॉस्ट देखते हो, प्रोडक्ट का कॉस्ट हटाइए, रनिंग कॉस्ट देखते हो बहुत कम हो जाएगा। और इनको कोई सी रिकवरी गियर नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, हैंडलिंग नहीं चाहिए। और हैंडल भी किसमें कर रहे हैं? जिससे वो एक्चुअली रखने वाले, तो उनको सिर्फ अब एक गाड़ी चाहिए जो इनका फैक्ट्री से लेके वहाँ तक लॉन्च पैड तक ले जाए। वो ऑलरेडी है, वो हमेशा से था, तो अब उसी को रीयूज़ करेंगे। तो मतलब एज ए इकोनॉमिक, वही से बोला है, फिजिक्स बम बम, इकोनॉमिक्स अति बम बम, इंजीनियरिंग तिगड़म। तो ये इंजीनियरिंग में ये करके दिखाना ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनको लॉन्ग टर्म मल्टीपल रनिंग में बूस्टर के लिए ये प्रॉफिटेबल चलेगा। शिप लैंडिंग जो है वो जो किया गया वो भी प्रिसाइसली लैंड, तभी हम लोग को ये बूम देखने को मिला। और ये कैसे हम लोग जानते हैं प्रिसाइज हुआ? आप समुद्र में बात कर रहे हो, कोई चीज जो ऑलमोस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी से गया है, उसका 1-2% का डिविएशन कई 100 किलोमीटर इधर उधर हो जाएगा। तो ये बुई ऐसा रख के कि सर हम ये देखने के लिए रखे हैं, बुई इसी में कैप्चर होगा, हो गया, तो उस पर आप डिस्कशन नहीं करते हो सर। वो एकदम प्रिसाइसली वहीं हिट किया जहां करना था, तो वो साबित हो गया प्रिसीजन, मतलब कि इनका री एंट्री में प्रिसीजन हो गया। लेकिन हाँ, हीट टाइल नहीं संभाल पाया। हीट टाइल इस बार भी बोला, अब रहा बात की ऐसा क्यों हुआ, जबकि ये हीट टाइल इंप्रूव किए थे, प्लस उसके पीछे ये लगाए थे ब्लैंकेट मटेरियल लगाया था जो फेल सेफ काम करना चाहिए, तो भी बर्न थ्रू कैसे हो गया? अब इसका मोस्ट लाइकली अब इनके पास एक ही वेक्टर बचा है, जो कनार्ड जो है, फॉरवर्ड कनार्ड जो है, उसे ये करें, क्या बोलते हैं, कनार्ड को थोड़ा-सा कोन की तरफ अंदर लाएँ। और ये उन्होंने आने वाले शिप में डिज़ाइन मॉडिफ़िकेशन किया, लॉन्च नहीं किया था। मतलब बना चुके हैं, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन अपडेट है, उसमें है वो। तो होपफुली अब अगर उसके बाद भी नहीं हो पाया दिक्कत, तब यानी इनका हीट शील्ड का मटेरियल में ही गड़बड़ है। क्योंकि हीट शील्ड मैक्स कर दी है। हीट शील्ड जो बनाया था, वो मार्क 1 था, फिर मार्क 2 बनाया, फिर मार्क 2 के पीछे ब्लैंकेट लगाया, उसके बाद भी ये हुआ। यानी अब इनके पास एक वेक्टर क्या बचा है? ज्योमेट्री सुधारो। और ज्योमेट्री सुधारने के बाद भी अगर नहीं संभाल पाते हैं, तब भी री-एंट्री फेलियर होने लगता है, तब बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ का तरक्की हुआ, बूस्टर के मामले में, शिप के मामले में नेविगेशन बम-बम रहा, लेकिन मतलब हीट शील्ड अभी भी नहीं चल रहा है। ये बूम नॉर्मल है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ऐसा कैसे हो गया, बूम हो गया, ये नॉर्मल है, चिल मारिए, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ैक्टली वहीं गया जहाँ जाना था, तो सब सही है। और ये बाय द वे इलॉन मस्क क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारा पार्ट्स बचा रह गया है, तो मतलब आराम से रिकवर भी कर लेंगे। तो मतलब क्योंकि स्टडी करने के लिए आप चाहोगे, जो इंजन एक्चुअली वैक्यूम का स्पेस से आया है, उसे आप स्टडी करना चाहोगे कि भैया क्या हुआ है। बूस्टर के लिए तो इनको पूरा मिल गया कि पूरा बूस्टर सही सलामत आया है, कहीं किसी चीज़ को टच नहीं किया है, तो उनको तो बहुत स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो अब बात करते हैं रिस्क का, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं रिस्क का। तो मैं एकदम क्लियर कर दूँगा, स्टारशिप को शुद्ध भाषा में कहें तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम है। यानी कि ये गारंटीड नहीं है काम करेगा। फाल्कन 9 उसको काम ही करना था, क्योंकि पूरी दुनिया 1970 पे अटकी हुई थी, तो वो तो चल गया। लेकिन स्टारशिप जो है वो थोड़ा अलग गैम्बल है। तो स्टारशिप का कोई दूसरा क्यों नहीं क्लोन कर लेता? चाहे यूएलए ही हो, चाहे ब्लू ओरिजिन ही हो, चाहे चाइना ही हो, कोई क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट नहीं है। स्पेसएक्स के पास आप कंपनी में जाइएगा, खोजिएगा मेरे को ब्लूप्रिंट दिखाओ जिससे बना रहा है, सर ब्लूप्रिंट है ही नहीं। हम लोग बनाते जा रहे हैं, उसके बाद अपडेट करता है, इसीलिए डिज़ाइन इनका बार-बार बदलता रह रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनका जो फाइनल डिज़ाइन है ही नहीं। उनके पास कोई फाइल नहीं, ये होगा हमारा फाइनल। हम बना रहे हैं, ये हमारा आइडिया है, इस आइडिया पे हमने बनाया। काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला बूस्टर इन्होंने बनाया था, जो पहला मतलब इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट था, उसमें वो ऑर्बिट जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो रैप्टर मार्क 1 था, उसमें इतना पावर ही नहीं था कि वो ले जा सके ऑर्बिट, मतलब उतना भारी चीज़ को। ले ही नहीं जा पाता। लेकिन वो उसमें इंजन फेलियर हो गया, लॉन्च पैड को उड़ा दिया, काफ़ी सारा डैमेज हुआ। तो लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया ना, क्यों बनाया? ताकि बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाए कि कहाँ पे हम फेल होते हैं, कहाँ पे तांडव होता है। वो सारा चीज़ जब क्लियर हो गया, ठीक है, तब मार्क 2 बनाए। मार्क 2 में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सब अभी तक क्लियर हो गया है। उसमें भी कहा जा रहा है ऑलमोस्ट, जो मतलब पिछला अगर इलॉन मस्क खुद जो लाइव स्ट्रीम में बोल रहे हैं कि मतलब अराउंड 30 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट ही होगा। मतलब ऑब्वियसली 100 टन का आप सपना दिखा रहे हो और 30 टन में बोल जाओगे तो वो यूज़लेस है, वो तो फाल्कन हेवी के लेवल का हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि अब रैप्टर 3 से टेस्टिंग की जाएगी। होप ये कि रैप्टर 3 जितना पावर दे रहा है, उतने में इनका काम हो जाना चाहिए। होप है, इसीलिए मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर आप इतना ज़्यादा खर्च करके इतना बड़ा रॉकेट बना के एंड में सिर्फ मान लीजिए 30 या 40 टन ही लॉन्च कर पाते हो, चांसेस धांधली हो जाएगा। तो हिसाब वही समझिए कि डिज़ाइन जो है इनका अडॉप्ट कर रहा है। और हर स्पेसिफिकेशन, हर वेक्टर सब चेंज हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टोन में नहीं लिखा हुआ कि ये है तो ऐसा है, नहीं। इसीलिए इसका डिज़ाइन बार-बार बदल रहा है। कोई चीज़ नहीं, रियल वर्ल्ड में जो डेटा आ रहा है और प्लस इम्प्रूवमेंट डेटा आ रहा है, जैसे इन्होंने लॉन्च किया, कनार्ड इनको समझ में आया, कनार्ड जहाँ रखे तो वहाँ पे काम नहीं चलेगा, कनार्ड पीछे करो, ठीक है। वो हो गया रियल वर्ल्ड का डेटा। दूसरा हो गया इम्प्रूवमेंट, इंजन 1 था सर, हमने ये बनाया था, इसको फेंको। फिर इंजन 2 बनाए, ये बनाए, थोड़ा-मोड़ा काम किया, इसको फेंको। फिर ये बनाए, ये अभी तक गया नहीं है। तो देखिए अब रहा बात कि रैप्टर 4 पे जाएँगे कि नहीं, लेकिन चांसेस कम है कि रैप्टर 3 से ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि हर
इंजन का, सिस्टम का आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि थियोरेटिकल मैक्सिमम कितना होता है। ये थियोरेटिकल मान लीजिए यहाँ था, यहाँ पे पहुँच रहा है, मार्क 2 यहाँ पहुँचा दिया, मार्क 3 यहाँ पहुँचा दिया। अब चांसेस नहीं है, आपके पास ज़्यादा जगह नहीं बचा है। तो रहा बात कि इस पे खर्च करने का, आप कर सकते हो, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अब खर्च कीजिए, थोड़ा-सा प्रोग्रेस आएगा। यहाँ से यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्रेस जंप, यहाँ से यहाँ थोड़ा कम हो गया। लेकिन हाँ, बहुत सारा चीज़ और इम्प्रूव हो गया, जैसे कि इनका मेन है पचांग कम हो गया। इंजन फटाफट बनेगा, फटाफट चलेगा और इंटीग्रेटेड कूलिंग होने के कारण ये ज़्यादा थर्मल लोड बर्दाश्त कर पाएगा। जो कि शायद हम लोग को जब आप बूस्टर की री-एंट्री देखेंगे लाइव स्ट्रीम में, तो उसमें इंजन सब लाल हो गया है। क्यों हो रहा है? वो री-एंट्री हो रहा है। मार्क 5 से ऊपर में वो वूश करके जो एटमॉस्फेयर से जा रहा है, एटमॉस्फेयर भूंज दे रहा है उसको। तो इसमें जो री-इंटीग्रेटेड थर्मल सिस्टम है, यानी कि जो प्रोपेलेंट चलेगा, उसको अगर ठंडा रख पाता है, तो ये सबका थर्मल डैमेज कम होगा। जो कि आप लोग देखेंगे, इलॉन मस्क बता चुके हैं कि नोजल का जो है वार्पिंग हो गया। नोजल मतलब गर्मी से उबड़-खाबड़ हो गया। तो ये होपफुली वैसा नहीं होगा। और अगर मान लीजिए होता है, तो उनके पास 2 ऑप्शन बचेगा कि या तो वजन कम करो मतलब शिप का, या तो ये कर दो कि थोड़ा-सा प्रोपेलेंट एक्स्ट्रा रखो और वो डिसेलरेशन बर्न करो। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से मत भिड़ो, थोड़ा-सा डिसेल कर लो, फिर एटमॉस्फेयर से भिड़ो। तो वो किया था। वही बोल रहे हैं, सारा चीज़ फ्लक्स में है। जैसे इसके अंदर सबसे बड़ा दिक्कत है कि बर्फ बहुत बन जा रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा, भैया बर्फ कहाँ से आ रहा है इसके अंदर? बर्फ आप समझिए, ये जो ऑटोजेनस प्रेशराइजेशन कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट को लेके चेंबर में डाल दे रहे हैं, बम-बम है, क्योंकि इतना बड़ा में आप इतना हीलियम कैरी नहीं कर सकते कि इसको कर सकें, ठीक है? तो आपने गैस ले लिया, डाल दिया। गैस में क्या है? गैस में बर्न्ड प्रोडक्ट है। बर्न्ड प्रोडक्ट क्या है? आप हाइड्रोकार्बन जला रहे हो इन ऑक्सीजन। आउटपुट क्या होगा? वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों फ्रीज कर जाएगा अंदर का जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर में। इसीलिए जो आप लोग बात कर रहे हैं, आइस हो रहा है, आइस फॉर्मेशन हो रहा है, आइस आ कहाँ से रहा है? आइस वही से हो रहा है, जो ऑटोजेनस प्रेशराइजेशन सिस्टम है, वो उसका ये साइड इफेक्ट है। तो वो आपने एक हेडेक कम कर दिया, हीलियम ज़्यादा लेके नहीं चलना है। लेकिन दूसरी हेडेक आ गई कि सर अब बर्फ बहुत बन जा रहा है अंदर, और वो बर्फ स्लॉशिंग कर कई टन बर्फ बन रहे हैं, तो वो एक अलग फचांग बन जा रहा है। तो वही सॉल्व करना है, मतलब करने के बाद पता चला है। मतलब इन्होंने डिज़ाइन किया, सिमुलेशन में इनका कैलकुलेशन सही नहीं था, नहीं तो पहली बार में ही फ़िल्टर सही बनाते। फ़िल्टर गलत हो गया, फ़िल्टर फ़ेल हो गया, बूम हो गया इंजन। फिर फ़िल्टर 2 बनाए, वो भी बूम हो गया, फिर फ़िल्टर 3, अच्छा अब ट्यूबर ठीक हो गया। तो ऐसे-ऐसे करके समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इनके पास डिज़ाइन फाइनल नहीं है। और आर-एन-डी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लंबा चल जाता है कि बहुत ज़्यादा इनको रॉकेट फोड़ते हैं, तब जाके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ जाते हैं, वो पेनल्टी बन जाएगा। हर सिस्टम का एक मतलब समझिए कॉस्ट ऑफ रिटर्न होता है आर-एन-डी के हिसाब से। जैसे मान लीजिए इसका आर-एन-डी 200-400 बिलियन खाने लग जाता है, उतना वो प्रॉफ़िट नहीं देने वाला है। उतना वो प्रॉफ़िट देगा ही नहीं। तो ये एक बहुत सीरियस बात है। इसीलिए बहुत सारी कंपनी, चाहे आप अभी देखें ताज़ा-ताज़ा जो रॉकेट कंपनी सब बिक जा रही है, क्यों बिक रही है? जब उन्होंने बना लिया, ये कर लिया, तो क्या बात वही है कि उन्होंने आर-एन-डी कर लिया, आर-एन-डी में इतना खर्च किए कि उतना मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है आपका, तो इसीलिए आर-एन-डी पे हमेशा लिमिट लगाए रखना होता है कि आप बहुत खर्चा कर लो। ये ऐसी बात हो जाए ना, आप बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दो। हाँ भैया, क्या दवाई बनाई आपने? सर्दी-खांसी का दवा। सर आप बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करो, एड्स के लिए लोग पैसा फ्री में देंगे। आप बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करोगे अगर सर्दी-खांसी के लिए, तो नहीं देंगे ना। तो वही कॉन्टेक्स्ट वही होता है। हर आर-एन-डी का एक अपर लिमिट होता है कि उससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो, अब आप खतरा में आ गए हो। तो वो एक हमेशा है, और प्रॉफिटेबल होने, रीयूज़ होने के बाद भी आप फेल हो सकते हो। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, स्पेस शटल, कॉन्कॉर्ड, बहुत बार होता है कि टेक्नोलॉजी बन जाती है, आप सब कर लेते हो, लेकिन खर्चा इतना आता है कि भैया उसका कोई सेंस नहीं बनता। और लॉस ऑफ कस्टमर, जैसे कि इनका सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? स्टारलिंक है, जो ये खुद ही है। मान लीजिए स्टारलिंक से इनका पूरा काम नहीं चले, जो कि नहीं है चलेगा। अगर ये सिर्फ स्टारलिंक के भरोसे चलेंगे, तो चांसेस बहुत कम है कि ये यूज़फुल रहेगा, क्योंकि तब घूम फिर के ऐसा हो जाएगा कि स्टारलिंक अपना रॉकेट बनाया, अपना सैटेलाइट बनाया, अपने सब चीज़ कर रहे हैं। और स्टारलिंक के उतने कस्टमर नहीं है। मतलब ठीक है, मिलिट्री है, लेकिन मिलिट्री उतना अब बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं देता है, क्योंकि वॉर नहीं चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, कोल्ड वॉर जैसा। तो चांसेस गड़बड़। तो अब रहा बात, कस्टमर्स क्यों नहीं घट सकते हैं? कल को अगर लोग समझदार हो गए, फाइबर बिछ गया, अमेरिका में इतने कस्टमर क्यों हैं? क्योंकि फाइबर नहीं है कहीं ढंग से। मतलब 1-2 जगह पे है, बाकी जगह पे नहीं है। उसके लिए पैसा दिया गया था, गवर्नमेंट से पैसा दिया गया था। एक इंडियन उसको चप्पा खा गया। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इंडियन खाया है। अमेरिका में क्यों इंटरनेट खराब है? इंडियन खा गया। आप लोग नाम लिखिए उसका। चेहरा बहुत खराब है, देख के लगता है, बट कॉन्टेक्स्ट वही है कि कस्टमर अगर आपके कम हो जाते हैं, तो आप धांधली में फंस जाओगे। वही बोल रहे हैं, आर-एन-डी अब जितना लगाते हो उतना आपको वसूली करना है। दिक्कत है। तो ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, स्टारशिप बनेगा, सक्सेस हो जाएगा, गारंटीड नहीं है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गैम्बल है। अब बात करते हैं मून मिशन का, जो हो गया कि मून तक कब जाएंगे। तो यहाँ पे समझिए, आर्टेमिस प्रोग्राम का कोई सिर पैर नहीं है, कोई उसका माँ बाप नहीं है। जो आर्टेमिस आर्टेमिस आप सुन रहे हैं, इसका कुछ नहीं है। आर्टेमिस अपोलो जैसा नहीं है। अपोलो था, नासा बनाओ, बना दिए। नासा रॉकेट बनाओ, बना दिए। इंसान को ऑर्बिट पे भेजो, भेज दिए। अब क्या करना है? चांद पे भेजना है, काम खत्म। और एकदम कुछ हाय तो बनी, एकदम क्लियर कट डायरेक्ट। आर्टेमिस
किसी को नहीं पता क्या करना है। आर्टेमिस एकदम पूरी तरह से अनक्लियर है, पूरी तरह से इसका पाथ डिफाइंड ही नहीं है और ये बस फंसा हुआ है। मतलब बीच में आर्टेमिस में घुस गया कि उसमें आप लूनर गेटवे डालेंगे, फिर हुआ कि अच्छा एक्चुअली वो यूजलेस है, एक काम करो उसको हटाते हैं। फिर हुआ कि अच्छा आर्टेमिस के लिए रॉकेट्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो अच्छा वो उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, भैया तो आप आर्टेमिस मिशन 2000 के आसपास में आप उसको किए हो, 2005 से, मतलब ओबामा जब निकल रहे थे उस टाइम में किए हो। उस टाइम तो स्पेसएक्स था भी नहीं, तो उस टाइम में आपका था क्या, मतलब आप क्या प्लान कर रहे थे ही नहीं, प्लान ही नहीं था। कॉन्टेक्स्ट वही समझिए। तो ये कहाँ फंसे हुए हैं, इसे हम लोग कहते हैं कैचअप पैराडॉक्स। यानी कि अब ये प्रोजेक्ट इतना पुराना है, इतना पुराने डिजाइन पे बनाया गया है कि अभी का टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देखोगे भैया ये तो सही में बेवकूफ़ी है, और ये बाहर से दिख रहा है अब एकदम ऑब्वियस है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ है जो एब्सोल्यूट है, जिसमें हर कोई एग्री कर रहा है, वो सिर्फ एक है, और वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है कि भैया चाइना से पहले पहुंचना है, और कुछ है ही नहीं इस प्रोजेक्ट में। जहां इनको समझ में आएगा कि चाइना 2025 में नहीं पहुंचेगा, वो डिले होने लगा, कोई टेंशन नहीं। अगर कल को आ जाता है कि चाइना मान ली 2028 में लैंड करा देता है एकदम, और श्योर हो जाता है कि नहीं ये लोग सही में कर देंगे, अगले दिन इस प्रोजेक्ट पर पैसा पानी की तरफ बहाया जाने लगेगा इसको करने के लिए। इनका बस वो टारगेट है, और कुछ टारगेट नहीं है कि हमें क्या करना है। इसीलिए बोले बीच में लूनर गेटवे आया, फिर लूनर गेटवे हट गया, फिर अभी आप लोग देख रहे हो उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, कुछ है ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है, करना क्या है कुछ किसी के पास नहीं है। मतलब ये नहीं है कि नासा के पास ये मिशन, क्यों? क्योंकि ये मिशन वही बोल रहा है कैचअप पैराडॉक्स में, बनाया कुछ और गया था, बन कुछ और गया, जबरदस्ती का कुछ और कर दिए, ये कचरा में फंसा हुआ है। और वही बोले कोर जो आर्टेमिस है, यानी कि जो रॉकेट आप देख रहे हो, SLS रॉकेट जो आप देख रहे हो, ये रॉकेट है शटल का डिराइवेशन। तो शटल कब बनाया गया था? शटल का पहला फ्लाइट हुआ है 1981 में। ये लिटरली 80s की टेक्नोलॉजी पे जबरदस्ती का 2024 में काम कर रहे हैं। 80s हो गया, 90s हो गया, 2000s हो गया, 2010 हो गया, 2020 हो गया। 50 साल पुराना डिजाइन पे ये हाय तौबा कर रहे हैं, जबरदस्ती का उसी इंजन्स को लेके, जबरदस्ती का उसी टैंक को लेके। अब आप बोलोगे बूस्टर थोड़ा सा ये कर दिया वो कर दिया, वो सिर्फ माइनर इंप्रूवमेंट है। बेसिकली आप समझिए 2G फोन पे आप जबरदस्ती का कर रहे हो, सर 3G आ जाओ, 4G आ जाओ, आप उसी को जबरदस्ती का कर रहे हो। तो ये इसी को, इसीलिए इतना हौच-पौच है, किसी को समझ में नहीं आ रही भैया आप करना क्या चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कैसे लॉन्च करोगे। आप आर्टेमिस बना कैसे दिया अगर आपके पास लैंडिंग का व्यवस्था नहीं था? मतलब आप खुद सोचो ना कि अरे हम लैंड कैसे करें, नहीं पता, लेकिन आर्टेमिस लॉन्च कर दो। ऐसे थोड़ी होता है प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको क्लियर होता है ना कि सर ये लोग रॉकेट बना रहे हैं, ये लैंडर बना रहे हैं, ये कंपनी ये करेगी, सब चीज करके आप पब्लिक को बताते हो। ये एकदम हम लोग कुछ कर रहे हैं, चांद पे हम लोग लैंड कर देंगे, इट्स लाइक वैसे नहीं होता है। और स्पेसएक्स का जो आइडिया है कि हम चांद पे जाने के लिए रिफ्यूलिंग करेंगे, वो महा स्टूपिड आइडिया है, और यहाँ पे काफी लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। स्पेसएक्स अगर कुछ करके दिखा देता है और वो स्टूपिड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है, वो स्टूपिड ही रहेगा। जैसे उन्होंने लॉन्च टावर के नीचे क्या लगाया, फ्लैट प्लेट लगाया, जो हर कोई बोला कि भैया ये तो स्टूपिड आइडिया है। अब उन्होंने डाल दिया, पानी डाल के ठीक कर दिया, इसलिए तो क्या वो स्टूपिड नहीं था? नहीं, अभी भी स्टूपिड है। कैसे आपको पता चलेगा? मार्क 2 जो बना रहे हैं, यानी कि जो सेकंड लॉन्च टावर है, उसमें शांति से वो कर्व दे दिया। वो होता है, आप जबरदस्ती का पैसा डाल के बेवकूफ़ी करके आप बेवकूफ़ी को चला सकते हो, लेकिन वो बेवकूफ़ी ही रहेगा। तो ये मैं एकदम क्लियर कर दूँ, जस्ट बिकॉज़ आप किसी ने कुछ कर दिया स्टूपिड सा और वो काम करने लगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टूपिड नहीं है। हर चीज़ का एक मतलब होता है ना कि इन्हेरेंटली सिंपलर है या इन्हेरेंटली स्टूपिड है। वो इन्हेरेंटली स्टूपिड है, फ्लैट प्लेट रखा हो, यानी कि पानी किसी दिन फेल हुआ, आप फँस जाओगे। और अगर कर्व दे तो पानी चल रहा है बम में, पानी फेल हो गया, तो भी नहीं डैमेज होगा उतना। क्यों? क्योंकि साउंड वेव भी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसी को कहते हैं कि डिजाइन बहुत बार होता है कि आपने कुछ बनाया, उसको बस टेस्ट करके आगे बढ़ जाओ, फिर उसको अच्छे से करते हैं। ये कई बार होता है और यही कर रहा है स्पेसएक्स। लेकिन ये डिजाइन जो इनका पड़ गया है, ये लिटरली लग रहा है कि मार्क 1 डिजाइन के दिमाग में आ गया, वो घुस गया और कीड़ा काट लिया कि यही डिजाइन करेंगे। इट्स लाइक सर ये डिजाइन स्टूपिड है। आप इस पे लॉन्च कर सकते हो, जबरदस्ती का चांद पे भेज भी सकते हो, लेकिन 1-2 बात के लॉन्च के बाद नासा इसे हाथ धो लेगा कि भैया हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये मुंह खोल के बोल देना कि लगभग 20 लॉन्च हमको लग जाएगा रिफ्यूल करने के लिए। आप समझ रहे हो किसी चीज को करने के लिए 20 बार प्रिपरेशन अगर आपको करना पड़े तो वो यूजलेस हो जाता है। और ये मतलब स्टारशिप जो है उसमें जितना प्रोपेलेंट लग रहा है वो कोई हल्का चीज थोड़ी है। उतना मीथेन देश का नेचुरल गैस है भाई, वो उतने में देश चलते हैं, उतना ये खाएगा एक लॉन्च पे। आप 12-13 बार लॉन्च करोगे, अगले दिन बिल इतना आएगा सर। तो कॉन्टेक्स्ट ये रहता है कि जो रॉकेट रियूजेबल है, अरे उसका ये मतलब नहीं ना कि वो फ्री है, उसका ये मतलब नहीं ना कि जितनी बार आपको वहां पे ये एरिया क्लियर करना पड़ेगा वो फ्री है। तो मतलब ये आप फोर्स कर सकते हो, एक बार कर भी सकते हो, लेकिन 2-3 बार के बाद गवर्नमेंट के पास जब बिल आने लगेगा, और जब देखिए शुरू में हमेशा कांग्रेस बिल दबाता है कि इट्स लाइक, लेकिन फिर जैसे लोग को पता चला भैया हमारा इन्फ्लेशन का भाग रहा है, तब जाके उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो ये आइडिया वही है। तो क्या इससे बेटर आइडिया? हाँ, शांति से थर्ड स्टेज डालो। मतलब जबरदस्ती का सेकंड स्टेज को चांद पे उतारने की जरूरत नहीं है। ये वही बोले फ्लैट प्लेट पे पानी डाल के हाय तौबा कर रहे हैं, वो आइडिया अच्छा नहीं है, आपको थर्ड स्टेज चाहिए।
और वैसे ही सैटर्न 5 बनाया। सैटर्न 5 2 स्टेज लो अर्थ ऑर्बिट रॉकेट है। उस चांद कैसे गया? चांद के लिए 3rd स्टेज डाला गया, लूनर इंजेक्शन मॉड्यूल। तो ये इनको वही करना है। और मान लीजिए 100 टन में नहीं फिट कर पाते, क्लेम तो ये कर रहे हैं 200 टन, क्योंकि अगर 200 टन इनका बात सच हो जाता, लेट्स जस्ट से कि 200 टन ये लो अर्थ ऑर्बिट कर देते हैं, जो पूरा पूरा सैटर्न 5 का जो पेलोड था 150 टन था। 150 टन में आपने ये कर दिया, क्या बोलते हैं, लूनर लैंडिंग करके रिटर्न सब एक चीज में गए, जाके आ गए। 200 में तो आप तो पूरा चिल मार दोगे। मतलब 200 टन आप करते हो डिप्लॉयमेंट, आपका सेकंड स्टेज तो अभी भी रीयूज हो जाएगा। ये अगर चांद गया तो ऑब्वियसली उतना वजन तो कैरी नहीं कर सकते, तो इसमें हीट शील्ड नहीं है, यानी कि ये लौट नहीं सकता। आपको लो अर्थ ऑर्बिट में लाके दोबारा इससे उतारना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ड्रैगन कैप्सूल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्यों कर रहे हैं? बस वही बोल रहे हैं, गलत आइडिया आ गया और उसे पड़ गए, किसको इसी को ठीक करो। इट्स लाइक जूता चप्पल पड़ेगा वो सुधर जाएंगे, बट डिपेंड करता है कौन मारता है जूता चप्पल। वो इसीलिए बोल रहे हैं, वो फ्लैट प्लेट वाला आप ही चेक करो। सब लोग बोला कि ये स्टूपिड है, नहीं नहीं देखो कर लिए, नहीं किया ना। मार्क 2 जब बनाए तो शांति से कर्व डाल दिया ना, वही है। और आर्टेमिस को रहा बात की कैंसिल होना ही है, लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों श्योर है हम इतना? क्योंकि इतना ज्यादा ये पैसा खा रहा है। टारगेट था $500 मिलियन के आसपास आपका बिल आना चाहिए था एसएलएस का पर लॉन्च, वो 2 बिलियन से ज्यादा हो गया है। उतना पैसा अमेरिका नहीं अभी अफोर्ड कर सकता। अभी देश का हालत वैसा नहीं है, इन्फ्लेशन जिस स्पीड से भाग रहा है, लोग मरने पे आ गए हैं। नहीं चलेगा कि उस टाइम पे आप इस तरह महंगा महंगा रॉकेट बर्न करो, खास तौर पे जब आपके पास ऑप्शन है, सर स्पेसएक्स को दो ना, आप इसमें 2 बिलियन क्यों डाल रहे हो? और बोइंग पे तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि सर आपका वेल्डिंग आपसे नहीं हो रही है, आपसे वेल्डिंग नहीं हो रहा, क्योंकि जितने सीनियर स्टाफ थे सब आपके रिटायर हो गए हैं, जो ढंग के बनने वाले थे उनकी आपने माँ बहन कर दी, तो वो तो छोड़ दिए, तो आपसे वेल्डिंग नहीं हो रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस ऑफ नासा कह रहा है, जिनका काम होता है सब चीज को चेक करना। वो बोल रहे भैया इनसे तो वेल्डिंग नहीं हो रहा है। अब उन्हीं का बिल आया कि सर ये जस्ट झूठ बोल रहे हैं, ओपन झूठ बोल रहे हैं कि 1 बिलियन के अंदर हो जाएगा। इट्स लाइक 2 बिलियन से नीचे हो ही नहीं सकता। और लॉन्च टावर तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो आर्टेमिस कैंसिल हो जाएगा। वो एक लिमिट तक ही है, मतलब सरकार कब तक पुश करती है देखते हैं, मे बी 8 साल और, बट एक पॉइंट के बाद उसे प्यार से मतलब बोले सैटर्न हम लोग बना के छोड़े हैं। आप लोग देखें ना वो म्यूजियम में पूरा सैटर्न कैसे वो बनाया गया था, पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया। तो आर्टेमिस का भी वही होगा, कैंसिल कर ही दिया जाएगा। ये $2 बिलियन का एसएलएस नहीं बार बार लॉन्च कर सकते, एक बार दो बार, तीसरे चौथे में तो मतलब अगर चाइना कुछ बहुत भयानक कर लेता है तो बात अलग है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि चलेगा वो ज्यादा। तो ही बोल रहे हैं मेजर रिवर्क जब तक नहीं किया जाए पूरा प्रोजेक्ट को, ये नहीं कि भैया जबरदस्ती का हम 3rd स्टेज का जगह पे जबरदस्ती को 2nd स्टेज को हुलुलुलु करें, वो सब नहीं। शुद्ध ब्लैंक पेपर, सर आज की टेक्नोलॉजी यानी 2020 की टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, पूरा स्टार्ट टू फिनिश। ये नहीं कि 1981 का इंजन को लेकर जबरदस्ती का हाय तौबा करो, नहीं, पूरा 2020 में क्या कर सकते हैं नया फ्रेश, जिसमें ये ऐसा ये वाला कचरा ना हो, क्या बोलते हैं लूनर गेटवे वाला कचरा, वो सबको हटा के एक फ्रेश बनाया जाए तो शायद हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है अभी। तो अब रहा बात इसमें रीसेट कैसे होगा, जैसा कि स्पेसएक्स का आप रीसेट देख लिया कि उन्होंने फ्लैट बनाया, स्टूपिड था, जब 2 बनाया तो सुधार दिया। यहाँ पे क्या रीसेट है? यहाँ पे रीसेट है चाइना अगर सही में करने लगा, और कोई कोई उस टाइम पे थप्पड़ मार सकता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस भी मार सकता है, या पब्लिक भी थोड़ा मार सकती है कि सर ये क्या इतना वीड मत फूको, एक फ्रेश बनाओ। वो थोड़ा सा चांसेस है चाइना कर दे, और चाइना अगर ना भी वो ठीक कराए तो ये कर देगा, पैसा अनलिमिटेड कर देगा कि ठीक है भैया अब 2 बिलियन लोग की जगह 3 बिलियन लोग का टेंशन नहीं है, लोग भूखे मरेंगे मरने दो। वो आपका चाइना वाला ऑप्शन हो गया। दूसरा है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन का डिजाइन जो है लॉजिकल है, वो सारा अपडेट्स ले रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, सारा अपडेट्स है, लेकिन वो 2020 के डिजाइन में है और 3rd स्टेज है। भैया शांति से जाओ, जो चीज को चांद पे लैंड करा ना उसी को लैंड करो ना, जबरदस्ती का 2nd स्टेज मत वहां फेंको। तो ये दोनों, और रहा बात जेफ बेजोस, हमारे को डर लगता है क्योंकि बंदा के पास पॉकेट है, गहरा पॉकेट। जो लोग के पास उतना गहरा पॉकेट है कि भैया डिवोर्स के बाद भी वो अमीर आदमी रहता है, उससे दूर रहने का, उसके पास बहुत गहरा पॉकेट है। तो अभी का क्या प्रेडिक्शन चल रहा है? अभी का करंट प्रेडिक्शन है 2030 में मे बी प्रॉपर लैंडिंग होगा मून पे, मे बी। तो ये चांद वाला आप लोग का जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भेजा जा रहा है उसको थोड़ा नीचे ले आइए। क्यों बोल रहे हैं अगर हो भी जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तुरंत, तो बोलो अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता कि भैया तुम 4 बिलियन लगा रहे हो जो चीज तुमने 500 मिलियन पे बेचा था। एक पॉइंट के बाद सरकार का भी लिमिट होता है। अब बात करते हैं मार्स का। अब यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं जो अभी इलॉन मस्क का फूकना शुरू किए हैं, उन्हें नहीं पता। मैं इस टाइम में था जब ये 2016 में हल्ला कर रहे थे, 2016 अप्रैल 27 में, कि भैया हम 2020 में मार्स पे लैंड कर देंगे। उस टाइम ये डिजाइन चल रहा था कि मार्स पे वो ड्रैगन कैप्सूल ले जाएंगे, और ये स्पेसएक्स की तरफ से हुआ है, सबकी तरफ से हुआ, सब कोई मान के चल रहे थे। जैसे अभी सब लोग मान रहे हैं कि स्टारशिप मार्स पे लैंड करेगा, भैया वो नहीं बना है, वो 2nd स्टेज टू लो अर्थ ऑर्बिट है। जबरदस्ती का उसे आप चांद पे लैंड करो, जबरदस्ती का उसे जुपिटर करो, जबरदस्ती का मार्स करो, वो वही जबरदस्ती होगी जो इसके साथ कर रहे थे।
वो स्टूपिड तब भी था, आज भी स्टूपिड ही है। ये नहीं होगा कि ये कहते हैं अगला ट्रांजिट मिशन में, वो वैसी बात हो जाएगी ना जैसे इलॉन मस्क 2016 से सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी बेच रहा है, वो वही वाली बात होगी, उसका कोई मतलब नहीं। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। और सबसे बड़ा बात जो काफी लोग मिस कर रहे हैं, कौन पे कर रहा है उसके लिए? पेमेंट कोई नहीं कर रहा, नासा के पास पेमेंट नहीं है, नासा का पेमेंट आता है कांग्रेस से। कांग्रेस आर्टेमिस को पेमेंट किया हुआ है, आर्टेमिस के आगे का कुछ नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है मार्सूस का, बस आर्टेमिस करो। और आर्टेमिस जितना गंदी तरीके से फेल हो रहा है वो तो कैंसिल ही हो जाना है, तो पैसा कोई नहीं दे रहा। और किस, ये दूसरी बात आता है, इतना पैसा किसी के पास नहीं है बर्न करने के लिए कि, और आप सुनते हो ना बिलियनर्स बिलियनर्स बिलियनर्स, बिलियनर नहीं होते, उनके पास बिलियंस का एसेट होता है। यानी कि जैसे जेफ बेजोस है तो बिलियंस का एसेट है, तो क्या है वो? अमेजॉन वेब सर्विस है, खुला छुट्टा नहीं रखा हुआ है बैंक अकाउंट में कि भैया मैं 1 बिलियन डाल देता हूं मार्स जाने के लिए। वो बहुत हुआ, 100-150 मिलियन पहुंचते पहुंचते तक दिखेगा। और जो याट वाट आप सुनते हो उसमें भी बहुत ज्यादा तिगड़म करना पड़ता है, याट कलेक्ट करने के लिए बहुत तिगड़म करना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज समझिए कि स्पेस में आप बर्न करो बिलियंस ऑफ डॉलर, और वो भी मार्स मिशन के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियन में जाने लगेगा या ट्रिलियन भी छू जाएगा, तो उतना तो पैसा किसी के पास नहीं है। और आपको दुनिया के सारे उनको जोड़ना पड़ेगा तब जाके, और सब लोग विलिंगली एग्री करें कि ठीक है हम अपना पूरा फॉर्च्यून इस पर डंप करें तो शायद होगा। उतना किसी के पास नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट, एक ही देश के पास उतना बड़ा इकोनॉमी है और उस देश का हालत ही फटा पड़ा है, तो सवाल ही नहीं है। तो और टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी वो है ही नहीं। बोल रहे ना, इसको जैसे बोल रहे हैं कि जबरदस्ती का भेज दो, स्टारशिप भी वही है। आपको अगर मार्स जाना है तो एक्चुअली वैसा करना होगा जैसे मार्शियन मूवी में दिखाया गया, आपको एक क्राफ्ट बनाना होगा जो मतलब स्पेस में बनाया हुआ क्राफ्ट है, जो स्पेस के लिए है। हम इस पे गए, ट्रांसफर किए, ये गया मार्स, उससे दूसरे रॉकेट से नीचे उतर गए, उसी रॉकेट से आए गए और फिर आगे वापस वो लैंड नहीं कर। जबरदस्ती का आप स्टारशिप को एकदम डीप स्पेस व्हीकल भी बनाओ, उसे लैंडेबल केपेबल भी बनाओ, उसे टेक ऑफ केपेबल बनाओ, कुछ नहीं होने वाला, आप वीड भूक रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट भी वो तो हमारे पास है ही नहीं। आखिरी बार जब हमने कुछ बनाया था वो आईएसएस है, उसके सिवा कुछ बनाया ही नहीं गया है। अब बस सिर्फ डॉकिंग कर रहे हैं, बना भी नहीं रहे हैं। बहुत आगे 30 ईयर्स तो मैं कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ। तो वही बात है, नासा अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, अभी के टाइम में 2030 तक कोई डिस्कशन नहीं है मार्स का, कोई पेमेंट नहीं करने वाला है। हाँ, प्रोब भेजा जा सकता है, टेस्टिंग के लिए कर सकते हो, वन वे टिकट में भी, इंसान के साथ नहीं। वन वे मतलब कि स्टारशिप को फेंकने का फेंक दो वहां पे, जैसे रोस्टर आप स्पेस में फेंकने का फेंक सकते हो, बट दैट्स नॉट इकोनॉमिकल। ठीक है, ट्राई करने का कर लो, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, पब्लिक अब उतनी अमीर नहीं है। जब ये 1969 में जब लूनर मिशन हो रहा था, पब्लिक मतलब समझिए वर्ल्ड वार 2 से निकली थी, तो इकोनॉमी बूम कर रहा था, इकोनॉमी एकदम पैसा आ रहा था, लोग घर खरीद रहे थे। आज का टाइम जैसा भुखड़ जैसा नहीं हो गया कि भैया घर का सपना ही देखना लोग छोड़ दिए। भैया भैया अफोर्डेबल होम एट कोरमंगला एट 5 करोड़, इसलिए भैया क्या चूना लगा रहे हो? 5 करोड़ कितने लोग हैं भैया इंडिया में जो 5 करोड़ दे देते हैं? तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि अब पब्लिक उतनी अमीर नहीं है कि आप उनको सेल कर सको ये सब खर्चा चीज। और पॉपुलेशन कोलैप्स ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे चूंकि हम लोग मैथ पढ़ते नहीं है तो इनको समझ में नहीं आता कि पॉपुलेशन कोलैप्स जो होता है वो स्टार्टिंग बर्थ रेट में दिखेगा, और जब तक आप रियल पॉपुलेशन में देखो वो 30 साल बाद होगा। जैसे कि चाइना जब ये किया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, जितने मैथमेटिशियंस थे सब बोले उसको कि भैया मारे जाओगे, नहीं सुने, जैसे आप लोग नहीं सुनते हो इसको, और वो मर गए। और कैसे? आपको प्रूफ, राइट, प्रूफ चाहिए। वो खुद हल्ला कर रहे हैं, 3 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद चेक कीजिए, उनके तरफ से है। चाइनीज गवर्नमेंट हल्ला कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। मारे मर गए। ऐसे ये पहली बार मैंने देखा हूँ इंडिया को एक्चुअली मैथ्स पता था, हम दो हमारे दो। अगर पॉपुलेशन कभी भी 2.1 से नीचे जाता है वो धड़ा के खत्म हो जाता है। हाफ 30 ईयर्स में हाफ कीजिए, अगले 30 ईयर में हाफ कीजिए, अगले 30 ईयर में खत्म। खत्म, सिर्फ 90 साल लगता है। वो एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन है। जैसे कोरोना धड़धड़ा के कैसे फैला, वैसे ही डिक्लाइन भी ऐसे ही होता है। तो शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, एक है सब खत्म। ये वर्ल्ड मैप है 2021 का, इसमें सिर्फ ये अफ्रीका, थोड़ा सा आपका मिडिल ईस्ट, बाकी सब खत्म। इंडिया भी ऑलमोस्ट 2 से नीचे उतर चुका है। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी नहीं बचा है अब की जो आप ये करोगे मार्स के लिए उतना एक्साइटमेंट हो। और इसका टोटल मैथमेटिक्स पढ़िए, 150 कंट्री का हालत खत्म हो चुका है। और इन्फ्लेशन तो वही बोल रहा है, ये क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन दिखा रहा है। मतलब आप देखोगे इन्फ्लेशन 1970 से भागना जो शुरू किया क्यूमुलेटिवली, वो बहुत ज्यादा भाग गया है। बोलता रहा हूँ बचपन में जो चीज मैं 22 रुपए खरीदता हूँ वो आज 150 रुपए में खरीदता हूँ, और मेरा उम्र 50 साल भी नहीं हुआ है। इतना स्पीड से अगर इन्फ्लेशन बढ़ा आज से 30 साल बाद, तो मैं तो कुछ खरीद ही नहीं पाऊंगा। भैया पनीर लग्जरी हो जाएगा, भैया बर्थडे में जैसे अभी हम टाकोस खाते हैं तो पनीर रोल खाएंगे, भैया अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तब। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि मार्स का सपना जो आप लोग देख रहे हो ना, छोड़ दो। वो मे भी कोई मिशन हो जाए, मे भी इधर उधर हो जाए। दुनिया को बहुत सारा तांडव है, अभी बहुत सारी बीमारी हो गई है कि वो चांसेस जीरो, ऑलमोस्ट शुद्ध जीरो है इकोनॉमिकली। फिजिक्स इंजीनियरिंग की बात हटे, इकोनॉमिक लेयर पे।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन का कि स्पेसएक्स के साथ क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या होएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे वही कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।